हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज के वीडियो में हम देखेंगे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी यानी डीपीएसपी को, जो कि दिए गए हैं कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 4 में। और आर्टिकल्स कौन कौन से हैं डीपीएसपी के? आर्टिकल 36 टू 51। तो दोस्तों आज हम इनके बारे में जानेंगे कि ये डीपीएसपी होते क्या हैं और इनको इम्प्लीमेंट कैसे करती है कोई भी स्टेट। तो दोस्तों सबसे पहली चीज़ याद करने वाली इसमें यह है कि ये पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए हैं और आर्टिकल्स कौन कौन से हैं? आर्टिकल 36 टू 51। तो दोस्तों अभी हम इनके बारे में डिटेल में जानेंगे और लास्ट में मैं आपको इसमें एक स्टोरी के माध्यम से बताऊंगा कि इनको याद कैसे करना है आर्टिकल नंबर के साथ। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। तो पहले एक बारी फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं कि हमने अभी तक क्या क्या देख लिया है इस इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन की सीरीज में। सबसे पहले हमने जाना था प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को, जिसमें कि इंपॉर्टेंट थे फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या इन्विजन करता है कॉन्स्टिट्यूशन, यानी SSSDR, यानी कि सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक इंडिया होना चाहिए। और इसमें हमने जाना था कि आइडियल्स क्या इन्विजन करता है सोसाइटी में, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। फिर हमने देखा था यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, जो कि पार्ट 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है और आर्टिकल्स 1 एंड 4 में दिया गया है। तो आर्टिकल 1 और 4 इसमें इंपॉर्टेंट है नेम ऑफ द टेरिटरी एंड द यूनियन, जो कि शेड्यूल 1 में दे रखे हैं डिटेल्स, और लॉज मेड अंडर आर्टिकल 2 एंड 3, जो कि अमेंडमेंट नहीं चाहिए शेड्यूल 1 और 4 में चेंजेस करने के लिए अगर स्टेट लॉ के थ्रू चेंजेस करती है स्टेट्स में या यूनियन टेरिटरी में। फिर हमने जाना था सिटीजनशिप, पार्ट 2 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि आर्टिकल 5 टू 11 में दिया हुआ है। इसमें दो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स याद करने वाले हैं। आर्टिकल 5 सिटीजनशिप, जो कि कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में क्या होगी, और आर्टिकल 11 की पार्लियामेंट बाय लॉ सिटीजनशिप को रेगुलेट कर सकती है। तो पार्लियामेंट ने कौन सा एक्ट इनैक्ट करा था? सिटीजनशिप एक्ट 1955, जो कि हमने प्रोविजंस देखे थे उसमें वीडियो में कि कौन कौन से तरीके से इंडिया की सिटीजनशिप एक्वायर की जा सकती है और टर्मिनेट की जा सकती है। फिर हमने 3 अलग अलग वीडियो के माध्यम से जाना था कि फंडामेंटल राइट्स कौन कौन से हैं, 6 इंपॉर्टेंट फंडामेंटल राइट्स कौन कौन से हैं, और इसमें आर्टिकल कौन कौन से याद करने वाले थे? आर्टिकल 14 राइट टू इक्वालिटी वाला, आर्टिकल 17 अनटचेबिलिटी अबॉलिश करने वाला, आर्टिकल 19 राइट टू फ्रीडम, आर्टिकल 20 जो कि है लाइफ एंड लिबर्टी पे, एंड आर्टिकल नंबर 32 जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, जिसको कि हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। आज के वीडियो में दोस्तों हम जानेंगे डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी क्या होते हैं, जो कि पार्ट 4 में है और आर्टिकल 36 टू 51 में है। तो दोस्तों डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी बेसिकली एक लाइट हाउस की तरह काम करते हैं। अब लाइट हाउस का क्या काम होता है? शिप्स को गाइड करना। तो बेसिकली डीपीएसपी गवर्नमेंट या स्टेट को गाइड करती है किस चीज़ के लिए? पॉलिसी और लॉ मेकिंग में। जो एग्जीक्यूटिव पॉलिसी बनाती है या फिर लेजिस्लेचर कोई भी लॉ बनाता है, उसको दिशा दिखाती है डीपीएसपी की किस डायरेक्शन में लेजिस्लेचर को लॉज बनाने हैं और एग्जीक्यूटिव को पॉलिसीज या स्कीम्स जो बनानी है वो किस दिशा में होनी चाहिए। तो ये डीपीएसपी बेसिकली गाइडिंग लाइट है लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव के लिए। तो एक बारी फटाफट से फैक्ट जो हमें ऑलरेडी पता है, जो हमने पिछली वीडियोस में देख लिए हैं, फटाफट देख लेते हैं क्या क्या थे। सबसे पहले ये सोर्सेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की वीडियो में हमने देखा था कि डीपीएसपी कहाँ से बोरो किए गए हैं? आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो किए गए हैं। फिर हमने प्रियम्बल वाले वीडियो में देखा था कि जस्टिस का आइडियल इन्विजन करता है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, और जस्टिस में क्या आता है? सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस, ये हमारा प्रियम्बल कहता है। तो डीपीएसपी में सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस की बात करता है कॉन्स्टिट्यूशन। इसमें डिटेल्ड प्रोविजंस हैं इस जस्टिस के आइडियल्स को अचीव करने के। और थोड़े से फैक्ट्स इसके अलावा जो हमें जान लेने हैं वो शुरू में देख लेते हैं डीपीएसपी के बाद। तो सबसे पहला फैक्ट, इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है कि इट इज़ नॉट एनफोर्सेबल बाय एनी कोर्ट ऑफ लॉ, यानी कि इसके एनफोर्समेंट यानी इसको लागू करने के लिए गवर्नमेंट अगर नहीं कर पाती है, उसके खिलाफ आप कोर्ट में नहीं जा सकते। जैसे कि आप फंडामेंटल राइट्स के वायलेशन के लिए कोर्ट में जा सकते हैं अंडर आर्टिकल 32
जो कि इटसेल्फ एक फंडामेंटल राइट है। डीपीएसपी के इम्प्लीमेंटेशन के लिए आप कोर्ट नहीं जा सकते कि गवर्नमेंट ने डीपीएसपी को इम्प्लीमेंट करने के लिए कोई लॉ नहीं बनाया है, इसके लिए आप कोर्ट नहीं जा सकते। तो ये गाइडिंग लाइट है स्टेट और लेजिस्लेचर के लिए। जैसे मैंने कहा, किस चीज़ के लिए? अचीविंग वेलफेयर स्टेट। वेलफेयर स्टेट का कंसेप्ट को अचीव करने के लिए कि जहाँ सबका उद्धार हो, एक ऐसी स्टेट बनाना इंडिया को, इसके लिए क्या क्या ज़रूरी है, ये इस डीपीएसपी के पार्ट में दिया है। फिर एक इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है, ये क्वेश्चन आ सकता है डायरेक्टली कि ये किस कमिटी की रिकमेंडेशन से बने थे? तो ये थे सापरू कमेटी की रिकमेंडेशन पे। तो ये कमेटी का नाम को याद रख लेना है, सापरू कमेटी। और जैसे कि मैंने आपको बताया, ये सोशल और इकोनॉमिक जस्टिस के लिए है, तो ये सोशो इकोनॉमिक प्रिंसिपल्स पे बेस्ड है। और एडिशन क्या है? गांधीयन प्रिंसिपल, जो कि गांधी जी के प्रिंसिपल्स थे उनकी लाइफ में, जो विजन करते थे एक इंडिपेंडेंट इंडिया में कि क्या होना चाहिए इंडिपेंडेंट इंडिया में, उसके बेस्ड ये प्रिंसिपल्स हैं। तो ये दोस्तों शुरू करते हैं, हम आर्टिकल वाइज देखेंगे और लास्ट में हम जानेंगे कि किस तरह से इनको याद किया जा सकता है। तो सबसे पहले आर्टिकल 36 कहता है कि डेफिनेशन ऑफ स्टेट, कि स्टेट जो वर्ड इस पार्ट में यूज किया गया कॉन्स्टिट्यूशन में, वो क्या है? तो ये सिंपली है जो आर्टिकल 12 में, जो मैंने आपको फंडामेंटल राइट्स की वीडियो में बताया था कि स्टेट क्या क्या होती है, वही सारी जो अथॉरिटीज़ हैं उनको ये स्टेट मानता है। ये आर्टिकल 36 कहता है। इसको नंबर याद करने कितना ज़रूरी नहीं। फिर है आर्टिकल नंबर 37। ये क्या कहता है कि एप्लीकेशन ऑफ प्रिंसिपल्स कंटेन्ड इन दिस पार्ट। तो ये कहता है कि इट इज़ नॉट इन्फोर्सेबल इन एनी कोर्ट ऑफ लॉ। ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि इसको कोर्ट में आप नहीं जा सकते इंप्लीमेंट कराने के लिए। बट दीज प्रिंसिपल्स आर फंडामेंटल इन गवर्नेंस ऑफ द कंट्री एंड इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ द स्टेट टू अप्लाई दिस प्रिंसिपल्स। लेकिन आप ये सोचेंगे कि अगर इसके खिलाफ आप कोर्ट में नहीं जा सकते तो ये बेकार है, किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन में इनको रखने की जरूरत नहीं है, फंडामेंटल राइट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पर ऐसा नहीं है। ऐसा क्यों नहीं है? क्योंकि फंडामेंटल हैं ये गवर्नेंस ऑफ द कंट्री के लिए, कि अगर कोई गवर्नमेंट या स्टेट इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए लॉज नहीं बनाएगी या लेजिस्लेचर लॉज नहीं बनाएगा इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए, और एग्जीक्यूटिव पॉलिसीज नहीं बनाएगी इन प्रिंसिपल्स को एग्जीक्यूट करने के लिए, तो वो अगली बारी जब वोट के लिए जाएगी पब्लिक के पास, तो पब्लिक उनको वोट ही नहीं करेगी और ये कॉन्फिडेंस लूज कर देगी पब्लिक का, अगर वो इन प्रिंसिपल्स को इम्प्लीमेंट नहीं करेगी। तो हालांकि ये कोर्ट में इन्फोर्सेबल नहीं है, लेकिन कोर्ट ऑफ पब्लिक, यानी कि पब्लिक के अंदर ये इन्फोर्सेबल है। पब्लिक इनको जरूर इन्फोर्स करा सकती है। कैसे? बाय एक्सरसाइजिंग द राइट टू वोट। तो ये इक्वली इंपॉर्टेंट है और ये कॉम्प्लीमेंट्री है फंडामेंटल राइट्स के लिए। तो अब देख लेते हैं कौन कौन सी ये प्रिंसिपल्स हैं। अभी तक हमने प्रिंसिपल्स नहीं देखे हैं, प्रिंसिपल जानते हैं कि क्या क्या है। तो पहला है सोशल वेलफेयर, आर्टिकल नंबर 38। ये एक वेलफेयर स्टेट बनाना चाहता है इंडिया को। तो ये क्या कहता है? स्टेट टू सिक्योर ए सोशल ऑर्डर फॉर प्रमोशन ऑफ वेलफेयर ऑफ द पीपल इन विच जस्टिस सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल शैल इन्फॉर्म ऑल इंस्टीट्यूशन ऑफ नेशनल लाइफ। सोशल इकोनॉमिक और पॉलिटिकल जस्टिस होना चाहिए और इनइक्वालिटी नहीं होनी चाहिए इनकम के डिस्ट्रीब्यूशन में, और जो स्टेटस हैं और अपॉर्चुनिटीज़ हैं, फैसिलिटीज़ हैं जो नेशनल रिसोर्सेज को एक्सेस करने के लिए, वो सबके लिए बराबर होनी चाहिए। तो आर्टिकल 38 कहता है सोशल वेलफेयर अचीव करना। तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि सोशल वेलफेयर कौन से आर्टिकल में एडमिशन किया गया है? तो इसका आंसर होगा आर्टिकल नंबर 38। फिर है अगला 39। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। इसमें 5 प्रोविजंस दिए गए हैं इकोनॉमिक इक्वालिटी को अचीव करने के लिए। आर्टिकल 38 कहता है सोशल इक्वालिटी के बारे में, आर्टिकल 39 किसके लिए कहता है? इकोनॉमिक इक्वालिटी के बारे में। तो कुछ प्रिंसिपल्स हैं जो अपनी स्टेट को फॉलो करने हैं अपनी पॉलिसी बनाने के लिए, वो दे रखे हैं। एडिक्वेट ऑफ मीन्स ऑफ लाइवलीहुड देने हैं, हर किसी को अपनी लाइवलीहुड अर्न करने के लिए इक्वालिटी होनी चाहिए, उसके मीन्स प्रोवाइड करेगी स्टेट। ओनरशिप एंड कंट्रोल ऑफ मटेरियल रिसोर्सेज टू सबसर्व कॉमन गुड्स। अब जो नेशनल गुड्स हैं, यानी कि जो नेशनल मिनरल्स हैं या फिर नेशनल रिसोर्सेज हैं, फॉरेस्ट हैं, तो इनका जो अधिकार है यूज करने का, वो कैसे होना चाहिए? जो कि कॉमन गुड को सर्व करे, यानी कि जो पब्लिक एट लार्ज को हेल्पफुल हो, उस तरह से उन रिसोर्सेज का यूज होना चाहिए। ये वाला B39B और C जो आप देखेंगे, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको याद कर लेना। तो C क्या है?
इकोनॉमिक सिस्टम डज नॉट रिजल्ट इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ एंड मीन्स इन प्रोडक्शन, कि किसी के पास इकोनॉमिक सिस्टम ऐसा ना हो कि किसी के पास वेल्थ की कॉन्सेंट्रेशन हो जाए, कोई तो बहुत अमीर हो जाए और कोई तो बहुत पुअर हो जाए। तो ऐसा एक्चुअली में हम अचीव कर पाए कि नहीं, ये बहुत ज़्यादा डिबेटेबल है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा कहता है कि सबके अंदर इनकम की भी इक्वालिटी होनी चाहिए और कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ नहीं होनी चाहिए। तो बी और सी इसमें याद करना है। और डी क्या है, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क। इसके लिए गवर्नमेंट ने एक्ट्स बहुत सारे बनाए हैं। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि गवर्नमेंट ने और लेजिस्लेचर ने कुछ एक्ट्स एंड पॉलिसीज बनाई हैं इन प्रिंसिपल्स को इनैक्ट करने के लिए थ्रू द ईयर्स। तो अब इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क का क्या है, इक्वल रेम्यूनरेशन एक्ट 1976 इनैक्ट किया है गवर्नमेंट ने इस आइडल को अचीव करने के लिए। ऐसे ही आने वाले आर्टिकल्स में हम देखेंगे कि कौन कौन से एक्ट लेजिस्लेचर ने इनैक्ट किए हैं इन आइडल्स को अचीव करने के लिए। हेल्थ एंड स्ट्रेंथ ऑफ वर्कर्स एंड चिल्ड्रन आर गिवन अपॉर्चुनिटीज एंड फैसिलिटीज टू डेवलप इन ए हेल्दी मैनर। तो ये 6 आर्टिकल्स हैं आर्टिकल 39 में, और इसमें से आपको बी और सी इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद करना है। अब आता है आर्टिकल 39A। 39A क्या कहता है, इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड। तो ये कहता है कि सबको इंसाफ मिले और सबको इक्वली मिले विदाउट कंसिडरिंग कि उस बंदे का सोसाइटी में स्टेटस क्या है या उसकी कितने इकोनॉमिक रिसोर्सेज हैं। तो ये भी डिबेटेबल है कि क्या सबको इंसाफ मिलता है, या पुअर को आसानी से मिलता है या अमीरों को मिलता है, पर कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि ये हमें इक्वल जस्टिस और फ्री लीगल एड देनी है। यानी कि जो लोग जस्टिस पाने के लिए इकोनॉमिक रिसोर्सेज नहीं है, उनके पास उतना पैसा नहीं है कोर्ट जाने के लिए, उनको फ्री लीगल एडवाइस देनी है, उनके लिए फ्री लीगल एड का इंतज़ाम करना है। तो ये 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 में ऐड किया गया था, इसलिए आर्टिकल ये 39 के साथ ए लगा दिया है, यानी एक आर्टिकल ऐड हुआ है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका आर्टिकल नंबर अब याद कर लीजिए, 39A 42nd अमेंडमेंट एक्ट और फ्री लीगल एड एंड इक्वल जस्टिस। अब इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए लेजिस्लेचर ने एक एनैक्ट किया था लॉ, लेजिस्लेटिव सर्विसेज अथॉरिटीज एक्ट 1987, यानी कि नालसा एक एस्टेब्लिश करी गई थी, नेशनल लेजिस्लेटिव सर्विसेज अथॉरिटी एक बनाई गई थी, जिसके बेसिस पे फ्री लीगल एड प्रोवाइड की जानी थी थ्रू आउट द कोर्ट्स ऑफ इंडिया, और उसकी सुपरविजन की जिम्मेवारी किसको दी गई थी, नालसा को। तो इनैक्ट किया गया था लेजिस्लेटिव सर्विसेज एक्ट 1987। ये वाला आपको याद करना है, बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल, ये क्वेश्चन में डायरेक्टली पूछा जा सकता है। फिर आता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत। ये गांधी जी का था एक विजन, तो ये गांधीयन प्रिंसिपल है कि देश के अंदर डिसेंट्रलाइज डेमोक्रेसी होनी चाहिए, यानी कि विलेज लेवल पे भी डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल के आधार पे गवर्नेंस होनी चाहिए। तो पंचायत बनानी चाहिए विलेज लेवल्स पे, तो ये भी एक DPSP है जो कि आर्टिकल 40 में दिया गया है। अगला है राइट टू वर्क, टू एजुकेशन एंड टू पब्लिक असिस्टेंट इन सर्टेन केसेस, कि अनएम्प्लॉयमेंट के केस में, ओल्ड एज के केस में, सिकनेस के केस में, या डिसेबल आदमी है कोई, तो उसके केस में गवर्नमेंट को उनको राइट टू वर्क और एजुकेशन सिक्योर करना है, उनका लाइवलीहुड, उनको जीने के लिए जो जो चीज़ें चाहिए उसको सिक्योर करना है। तो इसके केस में गवर्नमेंट ने बहुत स्कीम्स बनाई हैं, जैसे कि ओल्ड एज स्कीम होती है, पेंशन स्कीम, विडो पेंशन स्कीम होती है, डिसेबिलिटी पेंशन स्कीम होती है। तो ये सारे अंडर आर्टिकल 41 के थ्रू ही गवर्नमेंट स्कीम्स बनाती है, इस आर्टिकल को दिमाग में रख के। फिर है प्रोविजन फॉर जस्ट एंड ह्यूमेन कंडीशंस ऑफ वर्क एंड मैटरनिटी लीव, कि जो वर्क की कंडीशंस हैं वो अच्छी होनी चाहिए, आदमियों के लायक होनी चाहिए, ह्यूमेन होनी चाहिए, और मैटरनिटी रिलीफ, इसके अंडर कौन सा एक्ट एनैक्ट करा है, मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961, जिसके अंदर की 2017 में एक अमेंडमेंट भी लाया गया था, जिसमें कि पेड आपको हॉलीडे मिलती है 26 वीक्स की फॉर प्रेग्नेंट वुमेन। फिर है आर्टिकल 43 लिविंग वेज फॉर वर्कर्स, कि वर्कर्स को इतनी मिनिमम वेज मिलनी चाहिए कि वो अपना ज़िंदगी गुजार सकें। तो इसके लिए कौन सा एक्ट करा गया है एनैक्ट, मिनिमम वेजेस एक्ट 1948। फिर है 43 में अमेंडमेंट करके डाला गया था, 42nd अमेंडमेंट में ही डाला गया था, पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्री, कि वर्कर्स की रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए बोर्ड ऑफ द कंपनी में। तो इसके लिए इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट्स के अंदर एक अमेंडमेंट लाई गई थी, जिससे कि एक वर्कर का रिप्रेजेंटेटिव बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में
रखा गया था। तो ये है पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन मैनेजमेंट। फिर है 43B, ये 97 अमेंडमेंट 2011 रिसेंटली लाया गया है इसको, प्रमोशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, कि सरकार को ऐसे लॉज बनाने हैं जो कि कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को प्रमोट करें। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं। जो बचे हुए बाकी सारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं वो हम अगली वीडियो में कवर कर लेंगे, और एक स्टोरी के माध्यम से इनको कैसे याद करना है ये भी मैं आपको बता दूंगा। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो और आपने यहाँ तक देख लिया है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू अवर चैनल एंड डू हिट द बेल आइकॉन, जिससे कि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो हम मिलेंगे दोस्तों अगले वीडियो में बचे हुए डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड हैप्पी लर्निंग।